एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज ये वीडियो होने वाली है पार्ट सेकंड ऑफ रिव्यूइंग माय आंसर शीट। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें मैंने एडवांस अकाउंटिंग का जो मेरा आंसर शीट था उसका मैंने रिव्यू दिया है। तो अगर तुम्हें एडवांस अकाउंटिंग का भी देखना है तो देख लो। इस वीडियो में मैं तुम्हें शायद मैं लॉ और टैक्सेशन दोनों ही कवर कर दूँ या फिर मैं सिर्फ टैक्सेशन कवर कर दूँ। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले टैक्सेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इनकम टैक्स दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं जीएसटी दिखाऊंगी। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है, वीडियो लंबी नहीं होती है, तो मैं तुम्हें लॉ भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर मैं तुम्हारे को जो मेरा आंसर शीट है उसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी होगा मैं यहाँ पर लगा दूंगी साइड में, और इधर मैं तुम्हें अपना रिव्यू देती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं पेपर लेके बैठी हूँ, तो पहले मैं टैक्स का पेपर देख लेती हूँ। मैं जैसे कि तुम्हें पता होगा जो पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन, उसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो होता है वो टोटल 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव वाला, और दूसरा वाला भी 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और एमसीक्यूज होते हैं हमारे 30 मार्क्स हमारे एमसीक्यूज होते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता होगा पैटर्न क्या होता है। तो इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 और जीएसटी में भी शायद क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो 15 मार्क्स के 14 मार्क्स के ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इनकम टैक्स का 15 मार्क्स का, उसमें से मुझे मिले हैं 6.5 मार्क्स। तो लेट्स सी कहाँ मार्क्स कटते हैं, देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसके अलावा एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें मुझे 10 में से मिला है 7.5 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें मुझे मिले 10 में से 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ मार्क्स कटे हैं हमारे, और टोटल बन रहा है मेरा 16.5 मार्क्स। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था आंसर नंबर 3A से, क्योंकि फर्स्ट वाला बहुत बड़ा होता है, तो पहली अगर बेकार चले जाए तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने को जो पहले आता था मैंने वो किया। ठीक है, और जो पहले आता था वो सैलरी हो सकता है, सैलरी का क्वेश्चन है। तो ये सैलरी का क्वेश्चन था, तो इसमें सैलरी निकाली थी, तो इनकम अंडर द हेड सैलरी मेरी सही आई थी, और इनकम अंडर द हेड एचपी भी मेरा सही आया है। यस, वर्किंग नोट भी मेरे सही जा रहे हैं, और सब चीज़ सही गई है इसमें। नाइस। तो मेरा जो आंसर नंबर 3 का ए है वो मेरा प्रॉपर पूरा सही गया है, जिसमें मुझे 6 में से कितने मार्क्स मिले? 6 में से मुझे 6 मिले हैं। वाओ, नाइस। ठीक है, तो मेरा 3 का ए 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे 6 में से 6 मार्क्स मिले हैं। तो देख लो मैंने कैसे वर्किंग करी है, कैसे आंसर्स लिखे हैं, वो सब चीज़ें देख लो तुम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी तो देख लेना। तो देखो पेज नंबर 1 ये रहा, इनकम अंडर द हेड सैलरी सही आया है, इनकम अंडर द हेड एचपी भी सही आया है। उसके आगे मैंने मेंशन भी किया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने वर्किंग नंबर 2 बनाया है, तो मैंने मेंशन किया है, क्योंकि पहला पेज है ना, तो पहले पेज में वही क्वेश्चन करो जो तुम्हें अच्छे से आता है, और इसमें थोड़ी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रख लो। बाकी अगर तुमने मेरा एडवांस का देखा होगा तो उसमें प्रेजेंटेशन तो तुम्हें पता ही होगी कैसी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आंसर नंबर 3 का बी, जिसमें हमें बताना था कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल इनकम है इन द हैंड्स ऑफ असेसी। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ असेसी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो आंसर नंबर बी के में फर्स्ट वाला मेरा सही गया है, इसमें 3 सेक्शन थे, तो फर्स्ट तो मेरा सही गया है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट भी मेरा सही गया है, गिफ्ट वाला पॉइंट मेरा थर्ड वाला गलत चले गया है। ओके, तो इन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए इसमें 3 के बी में, इन्होंने मुझे सिर्फ 1.5 मार्क्स दिए हैं, जो कि मेरे 2 मेरे ठीक गए हैं, एक ही वाला ठीक गया है और एक ही वाला ठीक गया है, इसमें 3 ही तो थे बस। ठीक है गाइस, 3 थे जिसमें से 2 में इन्होंने टिक लगा रखा है, बट एक में इन्होंने लास्ट में कुछ गलत कर रखा है, मेरा पता नहीं क्या है। तो इन्होंने मुझे सिर्फ 1.5 मार्क्स दिए 4 में से, मतलब एक में फुल एक में 1.5, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था आंसर नंबर 3। देख लो तुम लोग मैंने कहाँ गलती करी है, क्या है, हम इतना पढ़ने नहीं बैठ रहे पूरा। तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था, जिसमें हमारे को वो वाला क्वेश्चन था इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें तुम ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कौन कौन सी इनकम जो तुम सेट ऑफ कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या चीज़ हुआ है, इसमें मेरा इनकम अंडर द हेड सैलरी वाला तो मैंने ठीक किया है, एचपी का भी मेरा ठीक है, इसमें मेरा पीजीबीपी वाला गलत गया था, जो पीजीबीपी का जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड था वो मैंने गलत किया है। उसके बाद इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसका भी मेरा थोड़ा बहुत गलत गया है। ठीक है, बाकी मेरी डिडक्शन वगैरह सब सही गई है। वर्किंग नोट में इन्होंने फर्स्ट वर्किंग नोट मेरा कट कर रखा है, वर्किंग नोट मेरे सारे गलत है।
मैं भी अपनी मार्कशीट आंसर शीट फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, वर्किंग नोट इन्होंने मेरे सारे गलत कर रखे हैं सिवाय डिडक्शन के। ठीक है, तो इन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए? आंसर नंबर 4 का ए, हाँ इन्होंने मुझे 6 में से 2 मार्क्स दिए। देख रहे हो भाई? ठीक है, तो इन लोगों ने मेरा 2 चीज़ें तो गलत कर दी है। इन्होंने मेरे वर्किंग नोट सारे गलत कर दिए। दूसरा मेरा इसमें जो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन और इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी वो भी गलत हो रखा है। उसमें मेरे सैलरी और डिडक्शन और एचपी ठीक है, तो उसके मुझे इन्होंने 2 मार्क्स दे दिए 6 में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आंसर नंबर 4 का बी। तो आंसर नंबर 4 का बी है, उसमें मुझे नहीं पता मैं क्या करके आई हूँ। उसमें सिर्फ मैंने 1 पॉइंट लिखा है और उन्होंने 0.5 मार्क्स दे दिए हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन था जो कि मुझे नहीं आता था, पर मेरे को 1 पॉइंट थोड़ा बहुत क्लिक हुआ होगा तो मैंने लिख दिया 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस सबसे मेन क्वेश्चन जो टेक्स्ट में सबसे मेन होता है, वो होता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 1 और कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसमें करना था हमें कंप्यूटेशन। तो इसमें मैंने सबसे लास्ट में किया है और इसमें मुझे याद है थोड़ा बहुत कि इसमें ना दोनों से निकालना था और मैं सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से निकालते हुए जा रही थी। फिर मैंने लास्ट में लिखा था उसमें एंड भी लिखा था एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम, मतलब दोनों रिजीम में निकालना था हमें। और जो मैं वर्किंग वगैरह करी थी वो मैं आराम से एक रिजीम का करना है बोल के करती जा रही थी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो इनकम फ्रॉम एचपी तो मेरा सही आया है। ठीक है, उसके बाद पीजीपीपी का मैंने डाल रखा है इसमें वर्किंग नोट। ठीक है, वो देख लेंगे। डिडक्शन इन्होंने मेरी काट रखी है अंडर डिफॉल्ट टैक्स। ठीक है, पीजीबीपी का मेरा इन्होंने ठीक कर रखा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर। तो मैंने जो आंसर नंबर 1 है उसमें मैंने ये कर रखा है कि जो मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर रखी है वो ऐसे कर रखी है कि मैंने पहले हेड डाल दिए। ठीक है, मैंने पीजीबीपी का हेड डाल दिया, एचपी का हेड डाल दिया, अदर सोर्स का और कैपिटल गेन का मैंने हेड डाल दिया। ये थोड़ा हेड आगे पीछे कर दिया मैंने, पहले एचपी आया था फिर पीजीबीपी आना चाहिए था, बट इट्स ओके। उसके बाद मैंने डिडक्शन भी लिख दिया था क्योंकि ये न्यू रिजीम था तो इसमें शायद ये मेंशन नहीं करना था हमें डिडक्शन वाला, क्योंकि डिडक्शन मिलती नहीं है। बट मैंने ऐसा कोई डिडक्शन डाली नहीं थी, उसमें वैल्यू नहीं डाली थी, बट फिर भी इन्होंने क्रॉस लगा रखा है। ठीक है, तो जो मैंने ये किया है, जो ये वैल्यू डाली है, ये मैंने वर्किंग नोट से उठाई है। ओके, उसके बाद फिर मैंने दूसरा बनाया, उसमें मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ओल्ड रिजीम कर रखा है, जिसमें मैंने पीजीबीपी कर रखा है, फिर सेट ऑफ भी कर रखा है, फिर एचपी भी कर रखा है। उसके बाद इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं थी। ओके, तब न्यू रिजीम के हिसाब से पीजीबीपी निकाला था, वो तो मेरा सही था क्योंकि मैं जो पहले करी थी वो मैंने न्यू रिजीम के हिसाब से देख के करी थी। ठीक है, तो न्यू रिजीम के टाइम पे तो मेरा पीजीबीपी सही आ रहा है, मेरा एचपी भी सही आ रहा है, न्यू रिजीम मेरा प्रॉपर सही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा वर्किंग नोट में 1-2 पॉइंट थोड़े आगे पीछे होंगे, उसके हिसाब से देखे ना देखे तो। और दूसरा, जब मैं ओल्ड रिजीम, मुझे ऐसा हुआ था पेपर के टाइम पे कि मुझे लगा सिर्फ ये न्यू रिजीम से करना है क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैंने बाद में पढ़ा तो ओल्ड रिजीम से भी करना था, तो फिर मैं ओल्ड रिजीम से फिर दोबारा नेट प्रॉफिट निकालने का इतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास, तो इसलिए मैंने थोड़ा पीजीबीपी में मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था ओल्ड रिजीम में। बाकी एचपी और अदर सोर्सेज मेरा सही गया है। अब इन्होंने मेरे वर्किंग में थोड़े मार्क्स काटे होंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन में भी काटा होगा क्योंकि लास्ट में किया था ना मैंने ये वाला, तो मैंने ढंग से नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि एक तो या तो लास्ट में अटेम्प्ट मत करना ये। ठीक है, थोड़ा बीच में अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर तुम्हें आता है अच्छे से, अगर तुम्हें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं, बाकी तुम्हें सारी एडजस्टमेंट आती है, तो कर लो, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा टाइम और देती ना इसमें तो शायद 8 मार्क्स तक आ सकते हैं। ठीक है, तो यही था इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स में मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि 15 मार्क्स वाले जो मेन क्वेश्चन होता है उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है ना, वो पूरा नहीं आ रहा है, कुछ एडजस्टमेंट होती है जो रिपीट होती है, तो वो एडजस्टमेंट करो, जितना आंसर बन रहा है उतना लिखो, क्योंकि एडजस्टमेंट के भी मार्क्स मिलेंगे। कि मुझे जहाँ तक याद है ना, मैंने जो ये क्वेश्चन किया था, ये मुझे ऐसा लगा कि मेरे बहुत गलत होने वाला है। मैंने इसमें कितने मार्क्स दिए अपने आपको? मैंने इसमें 8 मार्क्स दिए हैं, मुझे 6.5 मिले, बट मुझे लग रहा था कि ये वाला गलत होगा मेरा बहुत चीज़ें। बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसी थी कि जो बार बार हर क्वेश्चन में आती थी। जब प्रैक्टिस करते थे ना तो हर क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट आती थी, तो वो भी बहुत हेल्प कर देती है। तो इससे अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन मत छोड़ के जाओ और प्रैक्टिस करके जाओ उसकी। अब हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो इसका भी जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स का था। मैं बता देती हूँ, तो टोटल मार्क्स जैसे मैंने तो बताया था 35 मार्क्स का होता है, और इसमें मुझे मार्क्स मिला है 14.5 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी होता है वो अटेम्प्ट किया था, जो कि था 15 मार्क्स का, और इसमें 2 सेक्शन थे इसके। क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट था।
तो मैंने दोनों अटैम्प्ट किए थे, मुझे टोटल मिला 15 में से 7.5 मार्क्स। और मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट किया था जिसमें मुझे मिले 10 में से 6.5 मार्क्स। और मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट किया था जिसमें मुझे मिला 10 में से 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो ये बड़ा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन था जो, तो इसमें सबसे पहले हमें बनाना था कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड लाइबिलिटी। तो इसमें जो पहला पॉइंट था एडवांस वाला वो मेरा ठीक गया है, ओके। जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो भी मेरा ठीक गया है, थर्ड पॉइंट भी मेरा ठीक गया है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, तो ठीक है। तो मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी वाले पॉइंट सारे ठीक गए हैं, ओके। और फिर जो इनपुट वाला था उसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट रिसीव वाला ये तो ठीक गया है। इन्होंने इंटर नहीं, मेरा फर्स्ट वाला मेरा गलत गया है, इसमें आईटीसी मिलना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, ठीक है। सेकंड वाले में आईटीसी मिलना चाहिए था, मैंने ले रखा है, ओके, ठीक है। बाकी तो एडजस्टमेंट थी। तो जो मेरा कंपटीशन वाला जो क्वेश्चन है ओवरऑल दिखाऊँ मैं अगर, तो जो मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी वो प्रॉपर ठीक गई है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी आईटीसी वाला जो कंपटीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसमें मेरा एक पॉइंट गलत गया है। और जो मेरा पेबल है आरसीएम के अंदर और जो लाइबिलिटी पेबल निकलता है वो मेरा पूरा गलत गया है, ठीक है। तो सिर्फ मेरा आउटवुड लाइबिलिटी जो आउटवुड वाला था वो सही गया है, ठीक है। जो मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी थी वो मैंने सही निकाली है, तो सिर्फ उसी के मार्क्स मिला है मुझे, और मैं तो 0.5 कुछ हो गया है, तो 5 के ए में, तो 10 में से 5.5 मार्क्स। तो देख रहे हो, सिर्फ आउटवर्ड ट्रांजेक्शन वाला, अगर तुम्हें आउटवर्ड वाला, ठीक है, आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें पेबल नहीं निकालना है लास्ट का, बस तुम्हें ये तो पता है ना आउटवर्ड मतलब कि कौन सी, ये तो तुम्हें पता होगा ना किस ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगता है, किसमें नहीं लगता। अगर सिर्फ तुम वो आउटवर्ड वाला भी सही करके आओगे ना तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा पूरा आईटीसी नहीं आ रहा बोल के पूरा क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि आईटीसी में मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी कि किसमें आरसीएम लगेगा, किसमें आईटीसी मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन होती है। बट देख रहे हो आधा मार्क्स मिल गया मुझे सिर्फ आउटपुट निकालने का, और तो चीज़ें मेरी गलत ही है यार, क्या ही ठीक है मेरा, और कुछ भी ठीक नहीं है, और तो सिर्फ 5.5 मार्क्स मिल गया है फिर भी मुझे, ठीक है। 5 का ए ना 5.5 मार्क्स, तो करके आओ, ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन करके आओ, आधा मार्क्स दे दिया इसने बड़े वाले क्वेश्चन को। उसके बाद फिफ्थ का बी तो नहीं किया मैंने, 8th वाला किया है पहले। तो अब देखते हैं हम आंसर नंबर 8 के ए में क्या था। जीएसटी क्वेश्चन मेरा अच्छा नहीं गया था सिवाय वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, जिससे मुझे 5 मार्क्स होते हैं। उसके बाद ठीक है, कोई थ्योरी क्वेश्चन था ये 8 का ए, जो मैंने अटेम्प्ट तो किया है पर मुझे इसमें मार्क्स नहीं मिला है, था 0 मार्क्स मिला है। मुझे नहीं आता था क्योंकि ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया था, मुझे लगा थोड़े बहुत तो मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, बट नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो मैंने आंसर नंबर 8 का बी अटेम्प्ट किया है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन था। थ्योरी यार मैं नहीं लिख पाती, मतलब थ्योरी अगर प्रैक्टिकल, जैसे लॉ है, लॉ तो पूरा थ्योरी है तो उसमें तो पढ़नी पड़ती है थ्योरी, बट जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं ना जैसे टैक्सेशन, जीएसटी, अकाउंट्स, इसमें मैं थ्योरी को ऑप्शनली रखती हूँ कि ठीक है अगर नहीं आया तब जाके थ्योरी करेंगे। तो नहीं आते मेरे थ्योरी में, देखो उसमें भी नहीं मिले मुझे, आंसर नंबर 8 के बी में भी नहीं मिला, 0.5 मिला, ठीक ही नहीं लिखा होगा मैंने, कहाँ से मिलेगा। बस मैं अटैम्प्ट करके आ जाती हूँ ताकि थोड़े बहुत तो 0.5 कुछ तो दे देगा। उसके बाद बात करते हैं हम आंसर नंबर 6 का ए, ठीक है। आंसर नंबर 6 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का जो ए है वो है हमारा आईटीसी से रिलेटेड कि किस चीज़ में आईटीसी मिलनी चाहिए। तो इसमें मेरे ऑलमोस्ट टिक टिक ही आ रखे हैं सब में, तो फर्स्ट पॉइंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक कर रखा है, थर्ड भी ठीक कर रखा है, फोर्थ भी ठीक कर रखा है, फिफ्थ भी ठीक कर रखा है, ओके। बाकी वर्किंग नोट भी मेरे टिक टिक हो रखे हैं, बस एक लास्ट वाला वर्किंग नोट गलत कर रखा है मैंने, तो उसकी कितने मार्क्स का है, कौन सा है, 6 का ए, तो 6 के, हाँ ठीक है। तो देखो 6 का ए था 5 मार्क्स का, जिसमें से मेरा सब चीज़ सही गई है, बस लास्ट का एक वर्किंग नोट में एक पॉइंट उन्होंने कट कर रखा है जिसके उन्होंने 0.5 मार्क्स काटा है, बाकी इसमें मुझे फुल मार्क्स नहीं रखे 4.5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट पता नहीं क्यों काटा है इन्होंने, रॉ मटेरियल परचेज फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस आईटीसी इज अवेलेबल फॉर दोज गुड्स नो मैटर दिस गुड सेल्स अंडर एमएसपी। मैंने क्या लिखा है तो मुझे खुद ही नहीं समझ आता है क्या लिखा। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा आइटम क्या है, 6 का बी। 6 के बी में क्या था, का बी क्वेश्चन ये था कि हमें बताना था कि ये जो सर्विस है वो टैक्सेबल है कि नहीं है, एक्सेम्प्ट तो नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला है वो मैंने सही किया है, सेकंड वाला मेरा गलत हो गया है, ओके। थर्ड वाला मेरा सही गया है, फोर्थ वाला मेरा सही गया है, ठीक है। तो 4 पॉइंट थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिससे से मेरा 1, 2, 3 पॉइंट सही गए, इन्होंने मार्क्स दिया मुझे 2,
है 2 मार्क्स की दिए मैंने मुझे, ये गलत किया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत कर रही हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट गलत कर रही हूँ, तो यार 1 मार्क्स काट लो ना। मैंने तो 5 में से मुझे 2 दे दिए, 3 मार्क्स काट दिए। ये ज़्यादा नहीं काटे, इंग्लिश में काटे क्या? समझाने का तरीका उनका नहीं हुआ क्या पता, तो टिक नहीं करना चाहिए था इनको। सच में 2 दे रखे यार 5 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है चलो, ठीक है, तो यही था, ये एग्जेम्प्ट वाला था। तो इसमें बताना था कि कौन सी चीज़, कौन से जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जेम्प्ट है अंडर जीएसटी और कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी टैक्सेबल है कौन सी एग्जेम्प्ट है। तो मैंने सिर्फ सेकंड वाली को गलत किया था, उसके इन्होंने मेरे 3 मार्क्स काट दिए। ये है रियलिटी। शायद इन्होंने मेरे औरों में टिक तो लगा दिए, मतलब ये तो मैंने ठीक लिखा होगा कि एग्जेम्प्ट है, क्या पता मैंने उसका रीज़न गलत दिया हो, ठीक है, क्यों एग्जेम्प्ट है वो रीज़न गलत दिया होगा, तो शायद इसलिए इन्होंने मेरे मार्क्स काट दिए। उसके बाद हम आते हैं आंसर नंबर 5 के बी पे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी थी आंसर नंबर 5 के बी में। तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड 1 पॉइंट गलत दिया है मेरा, के बी में 2 मार्क्स नहीं है। तो ये आंसर नंबर बी जो 5th का बी है, कंपलसरी क्वेश्चन था, इससे मैंने 2 पॉइंट तो ठीक 2 पॉइंट ठीक लिखे हैं, 3 4 सिर्फ 4 पॉइंट ठीक लिखे हैं, 4 पॉइंट ठीक लिखे हैं, बाकी 4 पॉइंट गलत लिखे हैं मैंने, ठीक है। 4 टिक लगे हुए, 4 क्रॉस लगे हुए इसमें, और इन्होंने मेरे मार्क्स दिए 5 में से 2 मार्क्स, फिर इन्होंने 3 मार्क्स काट लिए फिर से। पता है एक तो ये है ना कि इसमें टैक्सेबल तो तुम बता दो, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तो तुमने ठीक बता दिया कि ठीक है इसमें ये टैक्सेबल है अमाउंट, की टैक्सेबल नहीं है, पर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम कमेंट देते हैं ना, वो कमेंट भी मतलब ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है तुमने ये तो बता दिया कि टैक्सेबल नहीं है और उसका रीज़न गलत दे दिया, तो शायद मैंने वो रीज़न गलत दिए हैं, इसलिए मेरे इन्होंने मार्क्स काट दिए, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना कि कंप्यूटेशन तो तुम ठीक करके आ रहे हो, बट अगर तुम रीज़न गलत दे रहे हो तो उसके भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो यही था जीएसटी का पार्ट, और टोटल मेरे बनते हैं इसमें 51, कितने 14.4 16.5 मेरे उसमें आए थे इनकम टैक्स में, प्लस 14.5 मेरे इसमें आए हैं 31। तो जो मेरा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसमें दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी का मिला के मेरे 31 आ रहे हैं, और टोटल मेरे 51 आए थे, तो 20 मार्क्स मेरे को एमसीक्यूज में मिले हैं। जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसमें दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी का मिला के मेरे 31 बन रहा है, और जो एमसीक्यूज है उसमें मुझे 20 मार्क्स मिले हैं, तभी मेरा टोटल बन रहा है जो 51 है, ठीक है। और मैंने जैसे तुम्हें अपने रिव्यू में बताया था, जब मैं पेपर रिव्यू दी थी, कि मेरा इनकम टैक्स का जो एमसीक्यूज पार्ट था वो अच्छा नहीं गया था, और वो अच्छा इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसमें आंसर्स थे ही नहीं। लाइक अगर तुम अपनी आंसर शीट, अभी जो आंसर शीट आई है ना, आंसर की आई है जो एमसीक्यूज की, उसमें देखना हमें ग्रेस मार्क्स मिला है इनकम टैक्स में, तो इसलिए वो मेरे 20 बन रहा है। वरना मैंने जब आगे अपना चेक किया था ना, तो उसमें मेरे 10 या 12 ही मार्क्स बन रहे थे, तो मुझे ग्रेस मार्क्स मिला है, मतलब ग्रेस मुझे ही नहीं मिला है, सबको ही मिला है वो, क्योंकि उसके आंसर्स थे ही नहीं। और इनकम टैक्स में मैंने एक गलती ये करी थी कि इनकम टैक्स के टैक्सेशन में ही पूरे में ही मैंने एक गलती ये करी थी कि मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर्स किए, मैंने एमसीक्यूज नहीं किया। और पेपरों में मैं क्या करती थी कि पहले एमसीक्यूज करती थी, उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव वाले करती थी, ठीक है। बट टैक्सेशन में मैंने क्या करा कि सबने बोला था कि टैक्स के जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें मार्क्स मिलते हैं ये वो सो, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो ना छूट जाए, इससे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव कर लेती हूँ करके, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव किया, उसमें मेरा बहुत टाइम लग गया था, लास्ट के कुछ 45 मिनट्स बचे थे जिसमें मुझे एमसीक्यूज करना था। तो एमसीक्यूज, और वैसे ही उस एमसीक्यूज के आंसर ही नहीं थे, तो मेरे हिसाब से तो एमसीक्यूज पहले कर लेना चाहिए, वो अपने पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चीज़ सही लगती है। बट मेरा ये था कि एमसीक्यूज में पहले कर लेती थी तो मेरा अच्छा जाता था एमसीक्यूज क्वेश्चन, बट क्योंकि टैक्सेशन के एक तो एमसीक्यूज भी अच्छे नहीं आ रहे थे, दूसरा मैंने लास्ट में किया तो इतना ध्यान नहीं लग पाया, क्योंकि यार जो टैक्सेशन का पेपर होता है ना वो बहुत लेंथी होता है, क्योंकि जीएसटी करो फिर टैक्स करो, इनकम टैक्स करो फिर जीएसटी करो, तो बहुत लेंथी हो जाता है ना। और जब तक तुम जीएसटी खत्म करते हो तब तक तुम्हारा माइंड जो होता है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद एमसीक्यूज में दिमाग लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस बार तो हार्ड भी थे एमसीक्यूज, ठीक है। तो यही है, तो टोटल मेरा 51 बना है। अब बात करते हैं हम लॉ की। तो मैं सोच रही हूँ वैसे लॉ में ऐसा कुछ है नहीं,
कि मैं तुमको लॉ का एक्सप्लेन करूं, बट मैं तुम्हें लॉ का दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो लॉ में जब मैं भी अपने टाइम पे जब पेपर देने से पहले जब मैं आंसर शीट देख रही थी बच्चों की, तो लॉ में मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि जैसे हमारी जो MTS वगैरह आती है तो उसमें जो आंसर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पहले प्रोविजन लिखा है, उसके बाद इन दिस केस लिखा है, उसके बाद कंक्लूजन लिखा है। तो क्या हमें सच में जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो हमारी आंसर शीट होती है, उसमें ऐसे आंसर लिख के आने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? तो ये चीज़ कन्फ्यूजन होती है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने भी जब मैं अपने पेपर देने से पहले आंसर शीट देखी थी तो बच्चों ने कर रखे थे, लाइक वो प्रॉपर प्रोविजन इन दिस केस कंक्लूजन लिख के आते थे। तो फिर मैंने भी टाइम, जब मेरे पास टाइम था राइटिंग प्रैक्टिस का, तो फिर मैंने ऐसी प्रैक्टिस करी कि मैं पहले प्रोविजन लिखूँ, फिर इन दिस केस लिखूँ, फिर कंक्लूजन लिखूँ, ठीक है। तो मैं पेपर में भी ऐसी ही करके आई हूँ। तो जो मेरे लॉ में मार्क्स बने हैं, 51 मार्क्स आए मेरे लॉ में, तो वो मेरे MCQs की वजह से आए हैं। तो अगर तुम्हारे लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है बट तुम्हारी लर्निंग पावर अच्छी नहीं है, लाइक तुम प्रोविजन याद नहीं कर पा रहे हो पर तुम समझ ले रहे हो, तो तुम MCQs पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि MCQs बहुत सही आते हैं लॉ के, और आंसर्स भी बनते हैं MCQs में, तो तुम MCQs से भी स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, जैसे कि मैंने भी किया है, ठीक है। तो अगर मेरे 51 मार्क्स आए ना मेरे टोटल, मतलब 27 ही मान लो, तो 27 स्कोर किया है मैंने आउट ऑफ 30 MCQs में। तो देख लो, लॉ में MCQs बहुत सही आता है, पता है। और लॉ का मैं तुम्हें एक दो दिखा देती हूँ मेरे आंसर्स कैसे होते हैं, ताकि तुम वैसे मत लिखो। ये मेरे जैसे लिखोगे तो फिर 24.5 मिलेंगे तुम्हें भी। देखो, पर यार ऐसा नहीं है कि मैं ये इन दिस केस फॉर प्रोविजन कंक्लूजन नहीं लिख के आती थी, मैं पूरा लिखती थी। देखो, प्रोविजन भी लिखा है मैंने, कंक्लूजन भी लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरा आंसर दिखाऊँ अगर मैं, तो देखो इसमें भी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मुझे सेक्शन याद नहीं होते थे तो मैं हर आंसर से पहले एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिख देती थी 2013, ऐसा करके लिख देती थी क्योंकि सेक्शन याद नहीं होते थे। और प्रॉपर अंडरलाइन वगैरह मैंने की है, बट वही है ना कि मतलब एक तो कीवर्ड्स नहीं होंगे बुक वाली लैंग्वेज के, ठीक है। दूसरा थोड़ा जो समझाने का तरीका होता है इंग्लिश में वो भी थोड़ा गलत होगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला भी था ऑडिट के टाइम पे कि मैं BCom आंसर लिख के आती हूँ, तो मेरा कहने का मतलब वही था BCom आंसर की जो मेरा तरीका है समझाने का, वो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में प्रोविजन के साथ नहीं समझा पाती, मेरे को थोड़ा वैसे करके बताना पड़ता है, ठीक है। मैं पूरा तुम्हें दिखा नहीं रही हूँ कैसे क्या मार्क्स मिले, मैं तुम्हें एक दो आंसर्स का दिखा देती हूँ मैंने कैसे लिखे हैं। लाइक मैंने लिखे तो प्रॉपर ही है कि प्रोविजन, फिर इन दिस केस, फिर कंक्लूजन, ठीक है, ऐसे तो लिखे हैं मैंने, बट मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है उसमें 14 में से 6 मार्क्स मिला है, ठीक है। अटैम्प्ट मैंने सारे किए हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटैम्प्ट किया है, जिसमें मुझे 14 में से 2.5 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने अटैम्प्ट किया है, जिसमें मुझे 14 में से 5.5 मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 14 में से 4.5 मिला है। तो थ्योरी में मुझे इतने मार्क्स मिले ही नहीं है, मेरी थ्योरी अच्छी नहीं है मेरे गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में मिला है 14 में से 6 मार्क्स, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी दिखाती हूँ जिससे मुझे मार्क्स मिले। बाकी ये जो बाकी के आंसर्स है वो मैं लगा दूंगी ताकि तुम्हें पता चल जाएगी कैसे आंसर नहीं लिखने नहीं कैसे नहीं लिखने, क्योंकि मेरे को इसमें मार्क्स नहीं मिले। बाकी देखो अपनी तरफ से तो मैं अंडरलाइन सब करके आती हूँ, ठीक है। नहीं देने वाला मार्क्स नहीं देता तो मैं क्या करूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने प्रोविजन लिख दिया एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि मुझे सेक्शन याद नहीं होते तो मैं सीधा ये लिख के आती हूँ एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, उसके बाद मैंने ये प्रोविजंस लिख दिए जो भी प्रोविजंस थे। उसके बाद इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ वो भी मैंने लिख दिया। इन दिस केस में सीधा क्वेश्चन में से उठाती हूँ, जो केस होता है उसका थोड़ा शॉर्ट में करके लिख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन भी लिख दिया, तो इसमें मुझे मिल गए 3.5 मार्क्स, देख रहे हो। दूसरा आंसर नंबर 6 का बी, 6 के बी में फॉरेन कंपनीज का कुछ था, तो फॉरेन कंपनीज का मैंने ये शायद प्रोविजन लिख दिया पहले, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन वगैरह, फिर इन दिस केस भी लिखा है, उसके बाद कंक्लूजन लिखा है। तो इसमें भी मुझे मिले हैं, इसमें मुझे 5 में से 2.5 मार्क्स मिले मुझे इसमें। और क्वेश्चन नंबर सी में तो 0 दे रखे हैं, बताओ। हाँ वैसे 0 बनते हैं इसमें। तो यही है गाइज, मतलब लॉ के लिए मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि जब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के टाइम पे ही ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुम प्रोविजन भी लिख पाओ। और इन दिस केस तो इजी होता है, केस बस क्वेश्चन में से उठाना होता है थोड़ा शॉर्ट करके, ठीक है। बाकी कंक्लूजन में भी 2 या 3 लाइन आती है, तो तुम प्रोविजन अच्छे से करके जाओ क्योंकि मार्क्स सिर्फ प्रोविजन के ही मिलते हैं, ठीक है। और प्रोविजन भी अगर तुम कर रहे हो तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि जो लॉ की बुक है, जो हमारा मटेरियल होता है स्टडी मटेरियल, तो उसमें थोड़ा जो की पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं वो तुम मेंशन कर दो। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर थी पर मुझे की पॉइंट्स इतने याद नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि मेरी जो लर्निंग पावर है वो अच्छी नहीं है।
पहले मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो गाइज यही था, अगर हो सके क्या, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बाकी तुम आंसर वगैरह देख लेना। और बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि कैसे स्टेप मार्किंग होती है, क्या होती है। लॉ में मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे खुद के मार्क्स अच्छे नहीं आ रखे हैं, तो मैं लॉ में तुम्हें कैसे बताऊँ, ठीक है। जो लॉ में मार्क्स आए, अगर तुम्हारी भी सेम मेरी तरह सिचुएशन है कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्सेशन वगैरह हो गया है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह होती है, तो वो तुम्हारा अच्छा है। बट तुम्हारी जो थ्योरी है, जो लर्निंग चीज़ है, वो तुम्हारे को नहीं होती लर्न वगैरह, तो उसमें एक काम करो, एमसीक्यूज पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, है ना। तो दैट्स इट। होप जो भी मेरा ये सीरीज चला पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही तुम्हारे बहुत काम आया हो, कुछ तो काम आया हो, थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और कमेंट कर लेना अगर तुम्हें कुछ और चीज़ें पूछनी हो या फिर करनी हो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट जिनका भी सितंबर में एग्जाम्स है, एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी जैन में भी होने वाला है। तुम्हारी भी प्रिपरेशन चल रही होगी, तो मैंने तुम्हें अपनी मार्कशीट दिखा दी है, आंसर शीट दिखा दी है मैंने, मार्कशीट बोलती हूँ मैं बार बार, तो मैंने तुम्हें अपनी आंसर शीट दिखा दी है, उसके हिसाब से देख लो तुम कि मैं कहाँ पर गलती करती हूँ। अगर तुम सेम गलती करते हो तो उसको अभी से ठीक कर लो, क्योंकि तुमने अभी पेपर नहीं दिए हैं तो तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस कम है, ठीक है। तो उसको देख लो। तो दैट्स इट गाइज, और ये वीडियो बनने वाली है मेरी 1 घंटे 42 मिनट्स। मैं 1 घंटे से बड़बड़ कर रही हूँ। तो अब करते हैं तुम लोगों से अलविदा, चलो बाय बाय। और जो भी मैंने ये पार्ट A पार्ट B पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है, तुम्हारे बहुत काम आया होगा। और जो भी अभी सितंबर में अटैम्प्ट देने वाला है, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से अटैम्प्ट दो अपना और अच्छे से पढ़ाई करो। अभी तुम्हारे पास है ये वीडियो आने के बाद भी तुम्हारे पास 10 दिन या 15 दिन होंगे अभी भी, तो देख लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम भी सेम मिस्टेक करते तो अभी इम्प्रूव कर लो, क्योंकि मार्क्स वगैरह कट रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर तुम्हें जो कन्फ्यूजन हो रही है, अगर कुछ क्वेश्चन है कुछ है तो मुझसे पूछ लो अभी। और रिवीजन में ध्यान दो, रिवीजन करो MTP RTP। अब इस टाइम पे तुम्हें ज़्यादा फोकस MTP RTP और PYQs में करने चाहिए, इनके क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि जितना रिवीजन होना चाहिए था वो हो चुका है, जो तुमने क्लासेस देनी थी हो चुकी है। अब या तो सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो या फिर क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में ध्यान दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड गाइज फ्रॉम माई साइड बेस्ट विशेस फॉर यू कि अपना जो आपका सितंबर और जैन में जो उसका भी पेपर होने वाला है, अच्छे से पेपर दो और तुम्हारा जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल आए। और थैंक यू सो मच। 1 घंटा होने वाला है, मेरा गला सूख गया है। चलो बाय बाय, टाटा गाइज, बाय बाय।